Today I am बाहर की बात कम, अंदर की ज्यादा करो। जो बाहर गए हैं उनको भी मेरा निमंत्रण अंदर आने को है। yes. जावड़ेकर, आज देश में कुछ शक्तियां ऐसा प्रयास कर रही है कि देश की शांति, सद्भाव और सामाजिक सौहार्द को ठेस लगे, और ऐसे प्रयास जगह जगह दिखने को मिल रहे हैं। और इसलिए जैसा आपने अभी कहा भारत की तरक्की को, तो जैसे कुछ लोग पसंद नहीं करते तो इस तरह का माहौल बनाते हैं। एक उदाहरण अभी हमने देखा है 2 दिन से, लेकिन बड़ा उदाहरण मैंने केरल का है, लेकिन महत्वपूर्ण है। एक पॉलिटिकल पार्टी की यूथ विंग एक प्रोसेशन निकालती है, और प्रोसेशन में क्या नारे देते हैं? यू वोंट चांट रामायणा, विल हैंग यू इन योर टेम्पल्स एंड विल बर्न यू अलाइव। अब इस तरह के नारे, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे नारे लगाने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। राज्य सरकार ने संज्ञान नहीं लिया। वो जो पॉलिटिकल पार्टी है उन्होंने कहा कि जिसने नारे लगाए उसको हमने सस्पेंड किया है। मैं समझ नहीं रहा हूं, 300 कार्यकर्ता उसमें है, 300 कार्यकर्ता जला देंगे बोल रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं, जेल में डाला पार्टी द्वारा भी। और ये इतना भयंकर आज केरल का पूरा माहौल बिगाड़ने का और देश का माहौल बिगाड़ने के जो प्रयास हो रहे हैं, ऐसा ही एक प्रयास है। मुझे तो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को भी स्वयं संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अभी अनेक चीजों का स्वयं संज्ञान लेती है, तो इससे ज्यादा और गंभीर क्या होगा? 2 मजहबी फॉलोअर्स में वैमनस्य पैदा करना, यह देश के एकता को चैलेंज है, एकात्मता को चैलेंज है। इसमें निश्चित कार्रवाई हो, यही मेरी मांग है। श्री रामचंद्र जांगड़ा। मैं सदन का ध्यान एक गंभीर विषय की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। मानव राजस्थान से निकली हुई गाड़ियां लोहार एक जाति है। कहते हैं कि ये लोग महाराणा प्रताप की सेना में हथियार बनाने का काम करते थे, लेकिन महाराणा प्रताप के बलिदान के बाद इन्होंने इस कसम के साथ मातृभूमि छोड़ दी कि जब तक मेवाड़ पर स्वराज्य स्थापित नहीं होगा तब तक घरों को नहीं लौटेंगे। इतिहास मान्यवर कुछ भी हो, लेकिन ये सच्चाई है कि लोहे के औजार या उपकरण बनाने में इनका कोई मुकाबला नहीं है। ये महीन से महीन लोहे का उपकरण भी बिना किसी आधुनिक मशीन और औजार के बनाने की दक्षता रखते हैं। मान्यवर, कुछ दशक पहले ये लोग किसी भी गांव या शहर के पास अपना काफिला रोक के वहां पर रोजाना काम में आने वाले उपकरणों को गलियों में फेरी लगाकर बेचते थे तथा बदले में अनाज और बैलों के लिए चारा लेते थे। अनाज का कुछ हिस्सा बेचकर ये दाल रोटी और कपड़ा लेकर उसका अपना गुजारा करते थे, लेकिन मशीनी युग ने इसके रोजगार को छीन लिया और आज ये स्वाभिमानी जाति भीख मांगने के लिए मजबूर है। मैं राष्ट्रीय राजधानी में ही इनकी तस्वीर दिखाई दे सकती है। जैसे ही हरियाणा से दिल्ली में आते हैं तो सड़क के किनारे गंदगी के बीच में अपना काम करते हैं, वहीं झोपड़ियों के अंदर रहते हैं। किसी भी आदमी का रोंगटा खड़ा करने के लिए कोई भी संवेदनशील आदमी इनकी बात को समझ सकता है। मान्यवर, मैं एक सुझाव है मेरा सरकार को, राज्यों में घुमंतु कल्याण बोर्ड तो है, लेकिन इनका प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ इनको नहीं दिया गया है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि वो राज्यों को निर्देशित करे कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ सबसे पहले गाड़िया लोहारों को दिया जाए। इसके लिए सरकार स्वयं भूमि अधिग्रहण करे, यह मानवता का मामला है। इनको क्लस्टरों में बसाकर वहीं इनके लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, आधुनिक कौशल और प्रशिक्षण की व्यवस्था किया जाए। मान्यवर, ऐसे असुविधाजनक वातावरण में रहते हुए भी अगर इनके बच्चों को, युवक युवतियों को देखेंगे तो इनकी सुंदरता और सुडौलता देखने को ही लायक है। इसलिए इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार कानून में प्रावधान करे कि जो भी सामान्य या पिछड़ा वर्ग का कोई भी युवक घुमंतु परिवार की लड़की से शादी करता है तो दोनों परिवारों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएं और उसके साथ उस युवती के जो संतान पैदा हो उनको आगे की शिक्षा और स्वास्थ्य की मुख्य सुविधा दी है, ताकि ये भी मुख्य धारा में आके डॉक्टर अच्छे नागरिक बन सके। धन्यवाद। वाजपेयी। मान्यवर, मैं आपका ध्यान, आपके माध्यम से सदन का ध्यान ऐसे गंभीर विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, देश में एनडीए की सरकार के चलते
देश के 140 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य की चिंता सरकार की प्राथमिकता रही है और इसके चलते देश में बड़े पैमाने पर आयुर्विज्ञान संस्थान, नए नए मेडिकल कॉलेज और नई नई बड़ी चिकित्सीय संस्थाएं स्थापित करने का काम सरकार कर रही है। लेकिन मान्यवर, एक बात दुख के साथ कहनी पड़ रही है कि आज इन बड़े बड़े आयुर्विज्ञान संस्थानों और बड़े बड़े स्वास्थ्य संस्थानों में योग्य चिकित्सकों की निरंतर कमी हो रही है। उसका कारण है कि जहां कहीं भी हमारे सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स इन सरकारी संस्थानों में नियुक्त होते हैं और उसके बाद निजी क्षेत्र के जो चिकित्सालय हैं उनके एक आकर्षक पैकेज देकर उन लोगों को वहां से पलायन कराने के लिए विवश किया करते हैं। मान्यवर, पैसा एक ऐसा कारण बन गया है कि जिसके चलते योग्य चिकित्सक हमारे सरकारी संस्थानों में, आयुर्विज्ञान संस्थानों में, मेडिकल कॉलेजों में नहीं रह पा रहे हैं और वो निजी अस्पतालों में चले जाते हैं। उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है, जो मंशा है सरकार की कि गांव के गरीब को भी अच्छा इलाज मिल सके, उसको भी सुपर स्पेशलिटी इलाज की सुविधा मिल सके। लेकिन ये प्राइवेट अस्पताल इतने महंगे हैं, वहां पर जन सामान्य के लिए इलाज करना मानवर संभव नहीं होता और इसके चलते सरकारी अस्पतालों में जब अच्छे डॉक्टर पलायन कर जाते हैं तो उन अस्पतालों में भी मान्यवर यही स्थिति हो जाती है कि अच्छे डॉक्टरों के अभाव में अच्छा इलाज नहीं हो पाता। ये एक ऐसा गंभीर विषय है कि जिससे देश इस पर चिंता होनी चाहिए। और मान्यवर, आप तो ऐसे सुविज्ञ व्यक्ति हैं, आपकी सभापतित्व में मैं चाहूंगा इस पर कोई ऐसा दिशा निर्देश जारी हो कि हमारे सरकारी या विज्ञान संस्थानों में योग्य चिकित्सकों का पलायन रोका जा सके। मैं आपने इस समय दिया, धन्यवाद। श्री सुशील कुमार गुप्ता, नॉट प्रेजेंट। श्री राकेश सिन्हा, ब्रीफली। महोदय, मैं आपका ध्यान ओनली अ मिनट एक ऐसे झील के बारे में दिलाना चाहता हूं जो 99 एकड़ यानी 99 एकड़ में फैला हुआ है। इसे मोइन झील कहते हैं। जब हम पर्यावरण के बारे में इतने चिंतित हैं, यह एक ऐसा झील है जो बिहार के बेगूसराय के भगवानपुर चट्टी में यह झील है और 99 एकड़ में फैले इस झील में मीठा पानी है और इसमें 100 स्फूर्त पानी आता है। सालों भर इसमें पानी रहता है। मेरा सरकार से निवेदन है कि इसे राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दी जाए। जिस तरह से कांवड़ झील को रामसर साइट में शामिल किया गया है, उसी तरह से मोइन झील को भी रामसर साइट में शामिल करने और इस झील को और देश भर में बोरवेल और ट्यूबवेल के खुले गड्ढों में गिरने से न जाने कितनी ही मासूम जिंदगियां की किलकारियां हमेशा काटोपत्ती गांव में बोरवेल में गिरे 2 वर्षीय बालक सुजीत को भी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों की हर मुमकिन कोशिशों के बाद भी नहीं बचाया जा सका। पंजाब के संगरूर जिले में 150 फुट गहरे बोरवेल में गिरे 3 साल के फतेहवीर सिंह को भी नहीं बचाया जा सका। माननीय सभापति महोदय, विगत वर्ष उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में, वाराणसी के पिंडारा में भी ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसमें 6 साल की मासूम बच्ची 13 वर्षीय अनिकेत यादव की भी मौत हो गई। हरियाणा के हल्देड़ी गांव में 2006 में 5 वर्षीय प्रिंस के 50 फुट गहरे बोरवेल के गड्ढे में गिरने के बाद न्यूज टीवी चैनलों ने रेस्क्यू ऑपरेशन के दृश्य लाइव दिखाए थे, जिससे पूरी दुनिया का ध्यान इस प्रकार के हादसों की ओर गया था, जिससे यह भी उम्मीद जगी थी कि भविष्य में ऐसे हादसे सामने नहीं आएंगे। परंतु आज भी स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। माननीय सभापति महोदय, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की 2015 की रिपोर्ट के अनुसार साल 2014 में देश में जहां बोरवेल में गिरने वाले बच्चों की संख्या 48 थी, वहीं 2015 में बढ़कर 71 हो गई। तमिलनाडु के बारे में 2014 में एक फैक्ट फाइंडिंग टीम ने गृह मंत्रालय को सूचित किया था कि इस राज्य में 2010 से 2012 के बीच 561 बच्चे बोरवेल में गिरे थे, जो कि अब यह आंकड़ा हजारों में पहुंच गया है। माननीय सभापति महोदय, 2006 में हरियाणा के प्रिंस बोरवेल में से निकालने के बाद 2015 तक 16,000 से अधिक व्यक्ति, महिलाएं और बच्चे खुले गड्ढे में गिरने से उनकी मौत हो चुकी है। तमाम बचाव कार्यों में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। ऐसे भयावह हादसों को देखते हुए 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने भी बोरवेल के रखरखाव संबंधी निर्देश जारी किए थे। माननीय सभापति महोदय, सवाल यह भी है कि आखिरकार इस प्रकार के हादसों को रोकने के लिए कोई कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से अति संवेदनशील और गंभीर विषय के लिए सरकार से यह आग्रह करता हूं कि इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए दोषियों के खिलाफ कड़े कानूनों का प्रावधान होना चाहिए, ताकि ऐसी भयावह घटनाओं का दोहराव देश में नहीं हो। धन्यवाद। श्री जुगल सिंह लोखंडवाला। यस सर।
धन्यवाद माननीय महोदय, आपने एक भारत की गौरव की बात में आज करने वाला